सर मैंने आज तक, मुझे बताएं WTL का क्या बिजनेस है? मतलब मैंने तो ये देखा कि AI में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, कुछ थोड़ा बहुत उनका इंटरनेट का कोई है जो, वैसे तो कोई नहीं बिजनेस ना उनका। तो जो मैं ब्लू चिप्स कंपनी होती वही हैं जो आपको नजर आए। मैं अभी बाहर से निकलूंगा, सामने देखूंगा मेजान बैंक है, मैं आगे जाऊंगा यूनिलीवर की चीज़ पड़ी होगी, तो ये सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, ये ब्लू चिप हैं जो हर जगह नजर आ रही हैं, तो उन्हीं में जाना चाहिए। तो अगर तो आप सट्टे वाले शेयर में फंस गए हैं तो फ़ौरन निकलें वहाँ से, ठीक है, अपना लॉस बुक करें, कोई नहीं, अल्लाह के हवाले, वहीं से दोबारा कमा लेंगे। बिल्कुल सही। और अगर आपने स्ट्रॉन्ग कंपनी में बैठे हुए हैं तो फिर चुप करके बैठे रहें, फिर आराम से लाइक जैसा मैंने आपको भी कहा कि चुप करके बैठे ईजी हो जाए। अच्छा मुझे यार ये बताएं, बड़ा इसमें इंटरेस्टिंग सवाल है ये हमारे ख़ास तौर पे यंग बच्चों के लिए। इसको एक एग्जांपल के साथ सेट करते हैं। 1 मिलियन का बजट है आपके पास, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? क्या 1 मिलियन का 1 मिलियन उठा के किसी एक शेयर में डाल दिया जाए, या वो मल्टीपल शेयर्स में डालना चाहिए हमें? किस तरह से डालें, टियर 1 में, टियर 2 में या टियर 3 में? ये एक ही सवाल में मैं काफ़ी सारी चीज़ें पूछ रहा हूँ, तो इनको सारों को 1 बाय 1 एड्रेस करना है। या इसका हम लॉन्ग टर्म में रखें, शॉर्ट टर्म में रखें, मिड टर्म में रखें? 1 मिलियन को आपने पूरा एक ज़रा आज टेबल पे सजा दें इसका पूरा बफे। मुनीर भाई देखिए, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए ये एडवाइस नहीं है, दिस इज़ माय सजेशन कि अगर आप मुझे कहते हैं मेरे पास पैसे हैं जो मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है। देखिए मैं तो इस वक्त चूँकि स्टॉक मार्केट में बुल रन है, तो मैं तो ज़्यादा स्टॉक मार्केट में ही था, लेकिन आप 2025 में गोल्ड ने सरपास किया है स्टॉक मार्केट को, बल्कि गोल्ड ने नहीं, सिल्वर ने किया। सर अभी ना गोल्ड और सिल्वर के आगे जाके बात कर लेते हैं, कमोडिटीज की बात करें ना। नहीं, इस वक्त सिर्फ हमने ये 1 मिलियन लगाना ही स्टॉक एक्सचेंज। सर 2 क्वेश्चंस आपने आगे पूछने हैं कि आप कमोडिटीज लीगली कैसे बाय कर सकते हैं, जैसे स्टॉक, ठीक है? तो वो मैं वही तरीका कर रहा हूँ कि उसमें ये बता रहा हूँ आपको कि अब मैंने एक पोर्टफोलियो बना लिया, उस पोर्टफोलियो में मैं 70% जो है ना वो लगाऊंगा स्टॉक में, ठीक है। 20% जो है ना वो मैं लगाऊंगा कमोडिटीज़ में, ठीक है। दैट कुड बी सिल्वर, दैट कुड बी गोल्ड। और जो 10% है ना वो मैं देखूंगा, लाइक जिस तरह फैसेट ने भी अलाउ कर दिया है, तो अगर तो बिटकॉइन अलाउ हो रहा है तो फिर मैं देखूंगा, हाँ अगर तो फेयर वैल्यू पे आया हुआ है। फेयर वैल्यू तो नहीं होती बिटकॉइन में, बस ये होता है कि आपको पता होता है कि यार ये इस वक्त अपनी वैल्यू से 30% नीचे इस आजकल आया हुआ है, तो जब ये हालात ठीक होंगे, टेंशन खत्म होगी, ना बात करो क्रिप्टो की आगे, चलो दिल दुख जाएगा, यही तो आंसू पगले रुलाएगा भाई। तो वो 10% या मैं उसमें डालूंगा, और या मैं उसको भी कमोडिटी वगैरह में ही लगा दूंगा। मेरे कहने पे उसको इधर ही ले आओ यार, रुलाएगा पगले। अच्छा ठीक है, उसमें ना अब हमने देखें ये जो पोर्टफोलियो है ना, इन्वेस्टर जो है ना वो स्टॉक मार्केट का नहीं होता, इन्वेस्टर रियल एस्टेट का नहीं होता। इन्वेस्टर को पैसा और ट्रेंड चाहिए होता है। अब कल को रियल एस्टेट का ट्रेंड आ जाएगा तो इन्वेस्टर उसको पोर्टफोलियो में शामिल कर लेगा, अभी उसके पोर्टफोलियो से निकल गया। तो हम इस वक्त बैठे हुए हैं, बुल रन है, जब ये बेयर रन होगा तो हम ये पोर्टफोलियो ले आएंगे 30% 40% पे शायद, ठीक है, स्टॉक का। फिर हम और अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। तो इस तरह से ये पोर्टफोलियो अभी के लिए तो आइडियल है कि स्टॉक मार्केट में बुल रन लगा हुआ है, तो बुल रन नॉर्मली चलते हैं 4-5-6 साल, हो सकता है ये 26 तक चले, 27 तक चले, 28 तक चले, तब तक तो आप चलिए लेट्स से हमने 1 मिलियन को डिवाइड इस तरह से कर लिया कि आप कह रहे हैं कि 700,000 उसमें से जो है ना आप स्टॉक में लगा दें, ठीक है? अच्छा ये वो पैसे कैसे लगाना है आप? सर मैं एक चीज़ ये कह रहा हूँ, पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि ये 1 मिलियन वो था जो आपके इमरजेंसी फंड्स के अलावा है, ठीक है, जो आपके अपने यूज़ के लिए। अच्छा इनसे किचन नहीं चल रहा आपका? हाँ, जो आपका वो फंड है ना, किचन के अलावा भी आपको कुछ पैसे चाहिए होते हैं ना, लाइक कोई भी जरूरत पड़ जाए, किसी लेना देना, कुछ 100 चीज़ें, वो पैसे आप ना बैंक की बजाय, अगर बैंक इस्लामिक है तो सेविंग अकाउंट में आप रखवा सकते हैं। मैं तो उसको ठीक समझता हूँ, अगर कोई नहीं समझता, हर आदमी की अपनी राय है, तो इस्लामिक बैंक में वो ये करे कि म्यूचुअल, जो इस्लामिक म्यूचुल फंड है ना, उसमें मनी मार्केट एक होता है, ठीक है, बिल्कुल लोअर इंटरेस्ट पे होता है। यस, वो मनी मार्केट बेसिकली ये होता है कि वो उस पैसे को शराकतदारी में यूज़ कर रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट प्रॉफिट्स आपको दे रहे होते हैं। तो वो नॉर्मली यही होता है कि जो आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है उसके इक्विवेलेंट होता है। तो आप उसमें रखें कि एटलीस्ट वो पैसा ना डेप्रिशिएट नहीं हो। मतलब आपका अगर 40 मिलियन आपके पास ऐसा पैसे पड़े हैं जिसकी आपको किसी टाइम भी जरूरत पड़ सकती है, आप स्टॉक में नहीं लगा रहे, ठीक है, वो, लेकिन आप ऐसे ना रखें कि वो 40 मिलियन साल बाद तो 10% तो आइडियली वैसे ही उसमें कम हो जाना है, तो वो 30 ना हो जाए, वो 40 से 40 ही रहे यार। सही, बिल्कुल ठीक है। तो इसमें अभी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म, इसको किस तरह से देखेंगे यार? लॉन्ग टर्म हमने डिस्कस तो कर लिया, लेकिन मैं इस वक्त क्योंकि पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हैं हम 1 मिलियन का, तो इस पे किस तरह से डिवाइड करना चाहिए? अच्छा, लॉन्ग टर्म, ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, ये लॉन्ग टर्म वाला, ये कहना बहुत आसान है, हर बंदा दूसरा बंदा करे लॉन्ग टर्म के लिए करें, ये मुश्किल बहुत होता है, जब्त करना बहुत मुश्किल, नर्व पे जो है ना अपने कंट्रोल करना। लेकिन मैंने ना अपने पिछले 3 साल के एक्सपीरियंस से ये देखा है कि अगर आपको लेनी है ना लॉन्ग टर्म की रैली एंजॉय करनी है, अब जिस तरह मार्केट ने 80% दिया है, 1 करोड़ कितने 80 लाख कमा के दिया जी, सही है,
तो वो 1,80,00,000 बनने में उसको आपने कंसिस्टेंटली रखा है 360 हाँ। 65 साल, सॉरी दिन। 365 दिन, ठीक है। अब 365 दिन रखने के बाद वो आपको कंपाउंडिंग मिली है, उसमें सही। आपने अपने बैंक के अंदर डिविडेंड अलग से एंजॉय किए हैं। डिविडेंड जो आपको होते हैं ना वो आपके बैंक्स में बैंक मिलते में हैं। आता है डायरेक्टली, बिल्कुल। अच्छा, अब अगेन अब मेरा इसमें जो है ना वो ये है कि आप उसको ना लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट ना अपना पोर्टफोलियो अगर है ना 70, अब स्टॉक मार्केट का अगर 100% है तो 60 से 70% ना आप लगा दें उन शेयर्स में जो म्यूचुअल्स ने उठाए हुए हैं और ब्लू चिप्स हैं, टॉप की कंपनीज हैं, ठीक है। उनमें आप लगा दें। टॉप की कंपनीज का आपको पता लग जाएगा, आप म्यूचुअल्स का डाटा उठा लें। आप वैसे भी जो स्टॉक, मैंने एक वीडियोस पे भी बनाई हुई है, आप PSX पे जाएं वेबसाइट पे, आप KMI 30 को जो इस्लामिक स्टॉक हैं जी। टॉप 30 कंपनीज़ के, या KSE 100 को जो 100 कंपनीज़ हैं, उसमें आप जाएंगे ना तो वेटेज वाइज ऊपर से ना वेटेज लिखा होगा, ID वेटेज के नाम से है वो। अच्छा, आप जब उसको उस पर फिल्टर लगाएंगे ना तो कंपनीज अपने वेटेज के हिसाब से नीचे को आना शुरू हो जाएंगी। सही। अब वो जो कंपनी वेटेज पे टॉप पे है ना तो वो अपने अच्छे बिजनेस की वजह से टॉप पे है। आप उन कंपनीज के अंदर खेलें, उन कंपनीज के स्टॉक्स उठाएं, ठीक है, अपने 70% 60% आप वो लें स्टॉक, ठीक है। और कोशिश करें कि उसको ज़रा थोड़ा लॉन्ग टर्म रखें, एटलीस्ट इतना का रखें कि वो आपको ना यानी उसका कोई मज़ा आए। सही। दिल आपका कर रहा है बीच में प्रॉफिट टेकिंग, करते रहें, आपकी मर्जी है। अगर आप इतने एक्टिव हैं स्टॉक हाँ। मार्केट पे, आपको लग रहा है कि ये यार मुझे इस स्टॉक ने, लाइक PTCL में हमने ऐसे किया है कि 3-4 लाख रुपए बचत आ रही है तो अभी निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है। तो दोबारा डिप पे डाल दूंगा, तो ऐसे कर लें। लेकिन अगर आप ऐसे इन्वेस्टर हैं कि यार मेरा एक्टिव काम दूसरा है तो ये तो मैं इतनी टेंशन नहीं लेना स्पेशली अगर चाहता, नॉलेज भी नहीं है तो। हाँ टेंशन नहीं लेना चाहता, तो फिर आप उसमें बैठ जाएं। बिल्कुल सही। और जो एक्टिव बंदा है ना वो फिर अगर उसने ट्रेडिंग करनी है, मैं और जैन इसको ना एक डिफरेंट वर्ड देते हैं, यहाँ बताने वाला नहीं है, तो अगर आपको कुछ पंगा लेने का शौक है ना तो फिर आप वो 30-40% जो है ना उसमें स्विंग्स लें, उसमें आप जो है ना वो ऐसी ट्रेड्स लें जिसका आपको पता हो कि यार हाँ ये, वैसे तो इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना उसमें ये नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट का मकसद ये है कि आपने उस कंपनी की ग्रोथ में इन्वेस्ट किया। बिल्कुल सही है। जब आप उसमें स्विंग ले रहे हैं तो फिर वो ट्रेडिंग की कि यार मैंने ये शेयर लिया है, आई बिलीव कि ये ना अपना रिजल्ट इसका अच्छा आने वाला है और इस रिजल्ट के बाद ये इतने का हो जाएगा, और जब इतने का होगा मैं बेच दूंगा, मैंने इसमें से कुछ प्रॉफिट लेके ना निकालना है। बिल्कुल ठीक है। और इन्वेस्टमेंट में ना एक चीज़ और है, अब अभी मैं अंकल के साथ डिस्कस कर रहा था जब मैं यहाँ आ रहा था, आप ना जब वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है ना उस पर जो प्रॉफिट बन रहा है ना सर, उसको विदड्रॉ करके अपने बैंक में लेके आए। अच्छा। उसकी रीज़न पता है बहुत सारे लोग तो कहते हैं नहीं यार री इन्वेस्ट करो, कंपाउंडिंग सर, होती रहेगी और बेटर है री इन्वेस्ट करें, लेकिन उसका कुछ हिस्सा ना आप अपने बैंक में लेके आए, उसकी फील लें। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि वो जो डोपामिन आपको बताया था ना म्यूचुअल फंड से मुझे आते थे, सर जब डेली मैं देखता था ना इतने पैसे ऐड हो गए, मैं कुछ निकाल के उसको यूज़ करता था। सही सही। मसला मैंने एक ना ये किया कि मैंने ना उसका अपना एक पूरा ना ये नॉर्थ का एक टूर किया, वेरी नाइस। और वो मुझे पता था डेडिकेटेडली मैंने इस प्रॉफिट से किया है। सही, वो एक फील ही अलग होती है, हालांकि पैसे वो आप ही किए हैं, हाँ, बट एक फील आती है आपको। वो फील लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो फील लेंगे ना तो शुरू में आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगी। मेरा जितना बड़ा पोर्टफोलियो है ना नया बंदा बना ही नहीं सकता, और ये बात स्टार्ट में मुझे करनी चाहिए थी कि हमेशा जब भी आप काम स्टार्ट करेंगे ना, ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक बार डरें ना। आप 5 लाख भी डालेंगे ना, आप कहेंगे यार 4 लाख बन गए, ये कैसा काम है यार। मेरे साथ ऐसा हुआ, कई बार छोड़ के गया हूँ, फिर आया हूँ, फिर छोड़ के गया हूँ। ये तो भला हो बुल रन का जिसने हमें इतनी मोटिवेशन इतनी ज़्यादा दी। बुल रन ना हो ना तो बेरिश मार्केट में लोग इतना नहीं यार एंटर मैं होते। ना 100% आपकी बात से एग्री करता हूँ। क्रिप्टो में मुझे मेरा हाल 6-7 साल हो गए, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के तौर पे जाता हूँ, डेली वेली वाला मुझे नहीं आता। आज तक ओकाशा एक पेनी भी निकाल के मैंने एंजॉय नहीं की। हालांकि कुछ 10 दफ़ा मेरा पोर्टफोलियो डबल से भी ऊपर गया है, बट कभी टच भी नहीं किया। क्यों कि यार चलो कोई नहीं, कंपाउंडिंग होती रही। वो ऐसी कंपाउंडिंग होती है भाई, वो जितना डला होता है वो भी नीचे आ जाता है। इस वक्त मेरा ख्याल है 70% माइनस पे पोर्टफोलियो, तो क्या करना उसका, वो फील ही नहीं आई आज सर तक। वो फील इसलिए भी लेना ज़रूरी है कि देखें आपने ना, मैं अब सबसे पहले जब इन्वेस्ट कर रहे हो ना उसको लिखें। हाँ। लाइक मैंने 1 करोड़ इन्वेस्ट किया ना, मैंने 1 करोड़ लिख लिया। अब मुझे उस पर ना प्रॉफिट हो गया 3 माह बाद 25 लाख का। हाँ। मैंने वो 25 लाख विदड्रॉ करने, सही, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब वो 25 लाख मैंने विदड्रॉ कर लिए, बाकी शेयर्स मेरे उतने के ही लाख के, वो 1 करोड़ के पड़े हुए हैं। अब वो 25 लाख को ना मेरा दिल करे मैं 10 लाख यूज़ करूँगा, 10 मैं किसी और चीज़ में लगाऊंगा, 5 शायद मैं री इन्वेस्ट करूँ दोबारा, फील लेके कि हाँ ये मैं री इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और फिर वो आपका बेसिक कैपिटल का हिस्सा भी बन जाता आप है। बेशक मार्केट क्रैश भी कर गई ना अगले 3 माह, वो 1,80,000 पे आ गया, आप कहेंगे कोई मसला नहीं है, जब प्रॉफिट आएगा तो मैं तब फील लूँ, मैंने तो प्रॉफिट ले लिया अपना। हाँ। अच्छा, इसमें ना एक और सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि ये ख़ास तौर पे हमारे बिल्कुल यंग बच्चे जो इस डोमेन में नया एंटर होना चाहते हैं। एक तो हो गया ना मालदार आप जैसी सामी है जिन्होंने करोड़ों रुपया माशाल्लाह डाल दिया और अल्लाह ने बरकत डाली उसमें, ठीक है।
एक है यंग बच्चा ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾ ਨਾ ਦੇਣਾ। नहीं नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ वाइट है सर हाँ ये राइट है, जब अल्हम्दुलिल्लाह वाइट है फिर टेंशन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपके पास लेट्स से एक बच्चा है 50-60 हज़ार 70 हज़ार लाख रुपए सैलरी है उसकी, ठीक है, नहीं बचता सर आज के दौर में। जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, अखराजात ही हमारी इस तरह के हैं कि जैसी इनकम बढ़ेगी आपका लाइफस्टाइल ऊपर चला जाएगा। एक बच्चा कहता है जी मैं रज़िया आंटी के साथ कमेटी डालने की बजाय क्यों ना मैं 5,000 10,000 जो भी अमाउंट उसको बेहतर लगती है 5,000 10,000 15,000 20,000 में हर महीने एक किस्त के तौर पे ये समझूंगा कि रज़िया आंटी के साथ कमेटी डाली है, लेके भाग नहीं सकती ये वाली रज़िया आंटी, स्टॉक एक्सचेंज में डालते जाए। सर इसकी क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या ये वर्क करती है कि आज अगर बच्चा लेट से 25 साल का है वो लॉक कर लेता है यार अगले 10 साल तक या 5 साल तक दुनिया इधर से इधर हो जाए, मैंने हर महीने एक जिम्मेदारी के साथ किस्त समझ के डालते जाना। सर इसको कहते हैं SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, SIP बहुत ज़रूरी है। यही मैं बता रहा हूँ ना कि स्टॉक मार्केट में आप या किसी भी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में ना, दैट कुड बी कमोडिटीज़ में भी आप जा सकते हैं, सिल्वर गोल्ड भी है। तो आपने हर महीने ना, अब लाइक आपकी 1 लाख सैलरी है तो आप सैलरीड पर्सन भी आ सकता है ना जी इनके जी अंदर। उन्हीं के लिए ये बात कर हाँ, रहे हैं। अब आप या ऐसा बंदा जिसको पैसे होते हैं ना, यार मुझे 2 महीने बाद पैसे आने हैं वहाँ से, 3 महीने बाद आते हैं, मैंने उसके साथ इन्वेस्ट किए हैं वहाँ से मुझे पैसे आने हैं, तो आपने उससे तकरीबन 10% कम एक्सपेक्ट करना है कि मेरी सैलरी ना 1 लाख नहीं है, वो 95 है या 90,000। ठीक है, वो पैसे आपने उठा के लेट्स सपोज आपने 20,000 उसमें से डाल दिया गोल्ड में, आपने सॉरी अगर आपने 10,000 बचाए हुए हैं तो 2,000 आपने गोल्ड में डाल दिया जितना भी आता है, ठीक है, और बाकी 8,000 आपने स्टॉक्स अच्छे जो है ना वो लेके रख दिया। आपको पता है कि यार ये घोड़ा है, ब्लू चिप है, इसमें डाल ठीक दिया। है। अच्छा ये यहाँ एक सवाल छोटा सा और ले लें, आपने कहा अच्छे घोड़े में डाल दें, अब ये क्योंकि अमाउंट बड़ी छोटी सी है आपकी, तो क्या ये भी मल्टीपल घोड़ों में डालें या सिर्फ एक या 2 सर पकड़ जी, लें उन्हीं में डालते जाएं? देखें आप बेहतर तो ये होता है जब आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं ना, एक रेगुलर कंपाउंडिंग, तो आप 5 6 7 शेयर्स, इससे ज़्यादा मेरे काम ना ठीक करें, हो, टॉप के बिल्कुल 5 6 में बस घूमते रहें। ठीक है, हाँ, उसमें सेक्टर्स चेंज कर लें, ऑयल से टॉप के 2 उठा लिए, बैंक से टॉप का 1 उठा लिया, इसी तरह आपने सीमेंट से टॉप का 1 उठा लिया, तो वो सबकी ग्रोथ एक अगर नीचे भी सेक्टर जा रहा है तो दूसरी ग्रोथ आपको तो मिल जाती लेमैन है। के लिए अगर लेट्स से आपने 10,000 डाला, आपने 5 शेयर उठा लिए तो आपका डिवाइड हो गया 2001 पे आता जी है, जी। तो क्या उसी तरह उठाएं या इसमें भी थोड़ी फ्लक्चुएशन लानी है आपने, और अच्छा, रेगुलर एक ही उन्हीं पैटर्न पे चलते अच्छा रहे? इसमें ना तरीकाकार ये होता है कि वैसे तो एक देसी तरीकाकार है इसका, वो हाँ। ये है कि आप ना उसमें वेटेज के हिसाब से डाल देते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये मैंने बड़ा एक्सप्लेन किया था कि लाइक आपने वही जिस तरह आपने जाना है PSX पे फ़िल्टर लगाना है, सही, जो कंपनी वेटेज में सबसे ज़्यादा है ना, लाइक आपने सिस्टम FFC है 10, उसकी 10 वेटेज है, मैंने 1,000 रुपये FFC में डाल दिया। सही, उसके बाद आता है मेज़ान, ठीक है, उसकी 80 जो है वो वेटेज है, 8 है वेटेज 8%, ठीक तो है। मैंने 80 रुपये उसमें डाल दिए। ठीक है, उसके बाद जो आ गया 6 वाला है उसमें 60 मतलब 600 रुपये डाल दिए। इसमें तो आप 500 रुपये से काम शुरू कर सकते हाँ, हैं। बिल्कुल आपके पास ऐसे ही। 1,000 रुपये बचा है, 2,000 बचा है, बस डालते जाएं। आप अगर गूगल करें ना SIP कैलकुलेटर, सही, तो वो कैलकुलेटर आपको ये बताएगा कि अगर आपने 10 साल 15 साल इस तरह से छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स की ना, तो सर आपने जो ये इन्वेस्टमेंट्स की होती हैं और उसमें आपके पास बड़ी अमाउंट्स भी आती हैं, लाइक ज़मीन के कोई 10 लाख आ गया कहीं से, किसी भाई का कोई हिस्सा मिल गया 20 लाख, वो भी आपने डालते रहे, तो आप हैरान होंगे। करोड़ों में बनता है जाके यार। सर कई करोड़ रुपए, अब ये रिटायरमेंट प्लान है। हाँ, एक आम बंदा, हम बचपन में क्या सोचते थे कि यार सरकारी नौकरी इसलिए करनी है कि एंड पे ना ग्रेजुएटी मिलती है, 25-30 लाख अब्बू को भी मिले थे इकट्ठे, तो उनको ये नहीं पता कि वो भी बेसिकली ग्रेजुएटी भी यही होती है कि वो आपकी तनख्वाह में से एक हिस्सा कटता है और एंड पे वो कंपाउंड होके ज़्यादा मिल रहा होता है आपको। तो ये आप आम बंदा भी पेंशन, इसलिए पेंशन फंड्स भी हैं कुछ, मतलब उसमें प्राइवेट पेंशन फंड्स हैं कि आपने पूरी ज़िंदगी जो है ना वो एक मखसूस करनी है इन्वेस्टमेंट। 20 साल बाद आपके बच्चे जवान हो गए, अब उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ जाना है, उनकी शादी करनी है, तो आपको वो अपनी ये नहीं इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है, उधार लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके अपने अकाउंट के अंदर वो जो पैसे पड़े होंगे ना, वो इवन आपके लिए इतने इनफ होंगे कि आप उनको देने के बाद भी उनको मजीद इन्वेस्ट कर सकते बिल्कुल ठीक है। अच्छा अभी Compound कर लास्ट में हम ये बात करेंगे कि इक्विटी फंड्स जो हैं, हैं। किस तरह से, सॉरी? इक्विटी फंड्स जो हैं इसके अंदर मैं पूछ रहा हूँ, देखें PSX में अगर आप खुद करना चाहते हैं तो आप सीखना पड़ेगा ना, थोड़ा हाँ बहुत जी, नॉलेज हाँ जी, होना हाँ जी, पड़ेगा। हाँ जी, वो बेस्ट तो है। हाँ एक न्यू कमर के लिए ना म्यूचुअल फंड मस्ट है। ठीक है, और ये आपने- बैंकों के थ्रू ही किया जा सकता है? सर हर बैंक के अंदर जो है ना जितने भी अच्छे बैंक हैं उनका एक अलग से डिपार्टमेंट है इसका, जिसको funds म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। म्यूचुअल फंड ये होता है कि सब मिल के एक फंड बना रहे हैं, पूल फंड जिसको कहते हैं, और वो पूल फंड पीछे रेगुलाइज्ड हो रहा है SECP के थ्रू। और अगेन
को भाग नहीं के लिए बता सकें कि इसमें दोनों ही है, कन्वेंशनल भी और हाँ, इस्लामिक भी है। कन्वेंशनल भी है, इस्लामिक भी और है, इसमें एक चीज़ और, हाई रिस्क भी और लो रिस्क भी है। लो रिस्क भी है, बिल्कुल। जो हाई रिस्क होते हैं वो इक्विटी फंड होते हैं, हाँ और जी। इक्विटी में ये है कि वो आपके बिहाफ पे ना टॉप की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल सही तो है। स्टार्ट वहीं से लें और फिर थोड़ा थोड़ा खुद इन्वेस्ट करें 10-20%, और जब आपका उसमें हाथ सेट हो जाए। हाथ सेट हो जाए तो फिर वो करें। अच्छा, लास्ट पे मैं एक चीज़ आपको और बताऊं कि आपको पता है कि रियल स्टेट भी जो है ना वो स्टॉक मार्केट के थ्रू अब ली जा सकती है। अच्छा, वो कैसे जनाब? ये अच्छा, नई नई मेरे हाँ, कान खड़े हो गए। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रियल स्टेट पहले तो होता था ना कि आप स्टॉक के जरिए नहीं ले सकते थे। डॉलमेन मॉल कितना बड़ा है? डॉलमेन मॉल लाहौर भी बन चुका है, कराची भी बन चुका है। अब डॉलमेन जो है ना वो आप स्टॉक से उसका स्टॉक ले सकते हैं स्टॉक मार्केट पे। इसको कहते हैं REIT, ठीक है, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट आगे ऐसे करके कुछ है। अच्छा, ये तो मतलब वो उसमें शेयर की मद में ही आएगा ना? हाँ, आपके वो पास? क्या अच्छा, कर रहे हैं, ठीक है। वो बेसिकली उन्होंने IPO कर लिया ना अपना। अब न्यू बहुत सारे आ रहे हैं, इमेज आ रहे हैं। सही अब इमेज जो है वो उनकी प्रॉपर्टी जो मेन उनका कराची की मेन शाहराह फैसल पे आई थिंक सो उनका बहुत बड़ा एक प्लाजा है, ठीक है। और उनका इतना बड़ा बिजनेस है कि वो शेयर अभी पिछले दिनों डॉलमेन का इवन आप देख लें तो उस शेयर ने अच्छा खासा, आपको 10 रुपये का शेयर था 30+ पे चला गया। बिल्कुल सही। तो इवन रियल स्टेट भी जो अब है ना वो अब स्टॉक पे आ रही है। बिल्कुल सही है। और ETF का क्या कहेंगे? ETF है क्या बेसिकली? यहाँ देखें, म्यूचुअल का तो हमने बता दिया ना कि वो किसी स्पेसिफिक सेक्टर में लगाते हैं मल्टीपल लोगों के बिहाफ पे फंड इकट्ठा करके। तो ETF में क्या होता है? सर, ETFs जो होते हैं ना, ETFs बेसिकली ये म्यूचुअल फंड्स की एक किस्म है। लाइक किस्म मैं इसलिए कहूँगा कि ये इसके लिए कोई इदारा नहीं है अलग से, ये कॉम्बो बना दिया कुछ शेयर्स का। ओके। लाइक जैसा मैं आपको कह रहा हूँ ना, घोड़ा शेयर 10-15-20 कंपनीज ऐसी हैं, या 15-10 कंपनीज ऐसी हैं जो मुझे समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी कंपनीज हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट्स करती हैं हर साल। सर, उस पे ना अब होता ये है कि वो 10 शेयर्स को मिला के ना एक शेयर बना दिया। ओके। तो आप इवन अपनी उसी ब्रोकरेज ऐप पे जहाँ आप नॉर्मल शेयर लेते हैं, आप जब वहाँ पर ETF लिखेंगे ना तो आपको डिफरेंट ETFs मिलेंगे। उसमें मिज़ान का भी है, उसमें इस्लामिक ETFs 2 हैं, मिज़ान का और एक और इस्लामिक ETF है। इसके अलावा कन्वेंशनल भी हैं, हबीब बैंक का है उसमें, और भी इस तरह 2-3 हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि मैंने मिज़ान का म्यूचुअल फ़ंड नहीं लिया हुआ ना, म्यूचुअल फ़ंड में, लेकिन मैं वैसे पर्सनली मुझे म्यूचुअल फ़ंड ज़्यादा अच्छे लगते हैं। म्यूचुअल में थोड़ी वोलेटिलिटी ज़्यादा है ना, इसके अंदर ये स्लो पेस है कि नहीं, ऊपर भी स्लो जाएगा, नीचे भी स्लो बेसिकली ना आएगा ETF। इसमें ना 2 चीज़ें नेगेटिव पॉइंट है। एक छोटा सा नेगेटिव ये है कि इसमें ना परसेंटेज चेंज नहीं होनी। वो जितना ETF उन्होंने बना दिया है ना, वो उतना ही शेयर की वैल्यू। अब म्यूचुअल वाले क्या करते हैं, हर मंथली बेसिस पे ना, अब एक कंपनी लाइक हबको है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसको ज़्यादा वेटेज दे दी, मिज़ान अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हर महीने वो चेंज करते रहते हैं, वेटेज चेंज करते रहते हैं। तो उसमें हाँ ये है कि ETF में आपकी फ़ीस बच जाती है, उसमें आपकी जो मैनेजमेंट फ़ीस है या फ्रंट लोड एंड लोड, तो खैर हमें तो पड़ता नहीं है फ्रंट लोड एंड लोड, तो इसमें आपका शुक्रिया कि आपकी वजह से मुझे भी नहीं पड़ा। हाँ, तो वो आप उनसे रिक्वेस्ट करके ना, जो लोग भी हैं फ्रंट एंड और जो एंड लोड है वो अपना माफ़ करवा लिया करें, और ये कर अच्छा देते हैं। खासा है बाय द वे, 2% से ज़्यादा होता है ये। हाँ, ये एंट्री के लिए होता है। म्यूचुअल फंड में पैसे डालते हैं तो वो कुछ अमाउंट आपसे चार्ज करते हैं और निकालते हुए, तो वो माफ़ कर देते हैं। बाकी हैंडलिंग तो इतनी उनकी बनती है 2-3% के, वो आपका ज़ाहिर है वो कर रहे हैं, इतना निकाल के दे रहे हैं। अच्छा, लास्ट पे सर, इससे पहले हम इस पॉडकास्ट को एंड करें, इक्विटीज़ की बड़ी बात की जाती है जी, गोल्ड ले लें, ऑयल ले लें, क्रूड ऑयल ले लें, सिल्वर ले लें, तो ये क्या पाकिस्तान में लीगल है? और ख़ास तौर पे क्या ये इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से जायज़ है? क्योंकि इसमें बहुत सारे मकतबा फ़िक़्ह का ये कहना है कि ये जायज़ नहीं है। इस पे क्या कहना चाहिए? सर बिल्कुल, इसमें ना पैमेक्स एक इदारा है, जिस तरह PSX इदारा है ना जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है, इसी तरह इसका एक इदारा गवर्नमेंट ने बनाया है जिसको पैमेक्स कहते हैं। ठीक है। पैमेक्स जो है वो उसको भी SECP ही विषय से रेगुलेट कर रहे हैं, तो यानी उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ। अब ये इदारा जो बनाया गया है ये बेसिकली आपके इसके भी जो ब्रोकरेज हाउसेज हैं ना PSX वाले, वही ब्रोकरेज हाउस आपको इसका अकाउंट भी खोल देते हैं। ओके। तो इसका जो ट्रेडिंग होती है, लेकिन सेपरेट होता है अकाउंट? हाँ, इसका सेपरेट अकाउंट होता है, और इसकी ट्रेडिंग होती है वो MT5 के ऊपर, जिस पे क्रिप्टो वगैरह होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर ना वो आपको आप गोल्ड ले सकते हैं, आप सिल्वर ले सकते हैं, अच्छा आप फसलें ले सकते हैं, लाइक उसमें शुगर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। आपको पता है कि हाँ चीनी का रेट इतना जाना है, कॉटन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो इस पे वो उन्होंने एक मीडियम आपको दे दिया। ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्लस पॉइंट ये है, जायज़ इस तरह से है ये, कि इसमें आप फिजिकल डिलीवरी ले सकते हैं गोल्ड की। यानी आपने अगर गोल्ड खरीदा है ना, 1 तोला लेट्स से आपने लिया तो आपके घर डिलीवर हो जाएगा। जो हराम है ना वो फ्यूचर है। फ्यूचर में भी उन्होंने एक टर्म निकाली है जिसको हलाल है, लाइक वो कहते हैं कि आपसे हमने टोकन लेके ना वो चीज़ बुक कर दी है, बाकी पैसे देंगे तो वो हो जाएगी। लेकिन
उसमें अगर आपको लगता है ये शेडी है, ग्रे है, तो आप ना करें फ्यूचर में काम। फ्यूचर में तो वैसे ही मैं समझता हूँ कि करना ही नहीं चाहिए एथिकली भी, क्योंकि देखें जितने का आपकी चादर है उतना ही पाँव फैलाएं। अदरवाइज ये जितने लोग रो रहे हैं क्रिप्टो में, वो इसलिए भी, आप इन्वेस्टर तो रो रहा है, ठीक है, वो चला जाएगा वापस ऊपर, होल्ड तो आपके पास है ना। फ्यूचर में तो वो निकल जाते हैं ना, जाहिर है आपने पैसा उतना नहीं पड़ा हुआ तो वो निकल जाएगा, वो उन्होंने उस रेट पे बेच देना है, तो आपका वो नुकसान, लॉस, अब आपका फॉर एग्जांपल क्रिप्टो में लॉस है ना, तो मैं समझता हूँ कोई नहीं यार, ये है ना, पड़ा तो हुआ है, साल बाद दोबारा रिकवर हो सकता है। मैं हूँ जिंदा उसमें, हाँ, आप जिंदा हैं, आपके पास पोजीशन है ना, पड़ी हुई पोजीशन पड़ा हुआ है आपके पास। अगर एक बिटकॉइन है तो वो पड़ा हुआ है आपके पास, ऐसे ही है। अब जो फ्यूचर में काम करते हैं ना, वो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो लॉस बुक हो जाता है, और वो जीरो हो जाता है, जीरो हो गया, अकाउंट जीरो हो गया आपका। तो इसमें आप ये करें, आपने लेट्स सपोज 10 तोले ले लिया है ना, तो उनकी ये पॉलिसी है कि अगर 10 तोला तक आप ख़रीद लें, ठीक है, तो आप उसकी फ़िज़िकल डिलीवरी ले सकते हैं। वो आपको कहेंगे आके ले लें हमसे। ये बेसिकली आपके अपने जो लॉकर में रख रहे हैं ना, ये उसकी फ़ीस है, और जो ट्रांजैक्शन आपने की है उसकी फ़ीस है। बिल्कुल ठीक है। तो सिल्वर भी आप ले सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। लास्ट पे गोल्ड को कहाँ देख रहे हैं और सिल्वर को कहाँ, क्योंकि स्पेकुलेशन तो यही है कि जनाब इन्हें नहीं पढ़ाया जाना। सर गोल्ड में एक जो प्रॉब्लम है ना, बड़ा इंटरेस्टिंगली, अभी आप देखें तो ट्रंप जो है ना, जितना एग्रेसिव 2026 में हुआ ना, कभी नहीं था, कभी भी नहीं। तो देखें ना, एक हफ्ते में, पहले हफ्ते में वो क्या कर रहा है, पहले हफ्ते में सबसे पहले वो अपना जो है ना, ईरान पे तो बाद में आया ना, ईरान से पहले जो ट्रंप ने किया था वो क्या किया था बताएं, पहली कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था? सदर को उठा के लाए थे, वेनेजुएला के, ठीक है, यानी तारीख में पहली बार हुआ है कि एक जो मुल्क है उसके सदर को उठा के आप ले आए, ठीक है। दुनिया भी उस शौक से निकली नहीं थी, तो ईरान को जब वहाँ पर मुजाहरे शुरू हुए तो उन्होंने डायरेक्ट पता क्या पैगाम दिया ट्रंप साहब ने, कि आप करें, हम आपके साथ हैं, और ये अगर आपको लटकाएंगे, फांसियाँ देंगे, तो हम आप पे इन पे अटैक करके इनको बताएंगे, डायरेक्ट यानी दे दी। अच्छा, अब एक हफ्ता ये चलता रहा, अब होता ये है उसके बाद, अच्छा ये तमाशा देखें आप, हर वीक चल रहा है, तीसरी एपिसोड अगले वीक में शुरू हुई, यूरोप को कह दिया ग्रीनलैंड में मुझे चाहिए, ये बर्फ़ का टुकड़ा, परसों का बयान पता क्या, बर्फ़ का टुकड़ा मुझे चाहिए। अच्छा, अब 4th वीक स्टार्ट हुआ, अभी 4th वीक अब स्टार्ट हुआ है। अब रीसेंट बयान ये है कि नेटो जो है ना, नेटो वो अगर मैं ना होता, अमेरिका ना होता, तो ये नेटो जो है बेसिकली ये तो कूड़ेदान में पड़ी होती। तो अब जब दुनिया के हालात ऐसे चेंज हो रहे होते हैं ना, तो फिर होता ये है कि आपका जो गोल्ड है वो हमेशा ऊपर जाता है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 25% की रैली तो ये एटलीस्ट देगा, तो कुछ ना कुछ पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और सिल्वर की तो वैसे ही जेन्युइन इस वक्त डिमांड है ना, कि वो बैटरीज में यूज हो रहा है। ये भी तो कहा जा रहा है बड़ी हाइप वैसे क्रिएट हुई है, इतनी डिमांड की वजह से इतना ऊपर नहीं गया है जितना लोगों ने बाइंग की वजह से, ओवर बाइंग हो चुकी हुई है इसकी ऑलरेडी। बिल्कुल। तो एनीवेज अवकाशा, बड़ा मज़ा आया यार। और एक लास्ट चीज़ पेनी शेयर से रिलेटेड मैं ऐड करूँगा, जो न्यू कमर्स के आखिर में मैं ये कहूँगा कि आपने पेनी शेयर से बचना है। उस पर ना एक ना मूवी है वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। अच्छा, उसमें ना वो बेसिकली जॉर्डन बेलफोर्ड पे बनाई गई है, और उसमें ना वो करता बेसिकली ये है, अगर आप मूवी देखें ना, वो जो पेनी स्टॉक्स होते हैं ना, उसकी सेलिंग वो ऐसे करता है कि 5-10 दोस्त मिल गए, उन्होंने एक पेनी स्टॉक उठा लिया। अब वो उसने पूरी टीम बनाई होती है, वो बड़ा अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर होता है, और उसने ट्रेनिंग ऐसी अपनी टीम की होती है। उसने ये कहा होता है कि आपने फ़ोन करना है, उस वक्त फ़ोन चलते थे, ये 90s की बात है, 2000 की स्टार्ट की बात है, 2004-5 की। फ़ोन पे आपको ना वो ब्रोकर्स कहते थे कि ये ले लें, और वहीं से फिजिकली वो उठाते थे स्टॉक। वो कहता था कि आपने तब तक फ़ोन नहीं रखना जब तक वो कन्विंस ना हो जाए। सही। अच्छा, और जो कन्विंस नहीं हुआ ना, अगले दिन आपने क्या करना है, अब जाहिर है जिसमें नए लोग आ रहे हैं ना, पेनी स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट होता है, तो अगले दिन आपने फ़ोन करना, देखा कल मैंने $4 का कहा था, आज 5 का हो गया, अगर आज भी नहीं लोगे ना, कल 6 का हो जाएगा। और ये इतनी स्ट्रेटजी कामयाब हुई कि एक पेनी शेयर को उसने लेट्स सपोज अगर $4 का है ना, तो उसको उसने $20 पे पहुंचाया, और फिर उसमें से पैसे निकाल लिए अपने। फिर वो खैर अथॉरिटीज़ को पता लग गया, उसको उन्होंने जेल में डाला, और फिर उसके बाद वो सेटलमेंट करके बाहर आया। और बाय द वे आजकल वो मोटिवेशनल स्पीकर है लेकिन बहरहाल वो एक बहुत अच्छा, खैर तौबा कर ली होगी उसने, लेकिन बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, और स्टिल वो उस पर सेमिनार्स वगैरह करते हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच अवकाशा, बड़ा मज़ा आया और बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई, क्योंकि पहले भी मैं ये 2 दफ़ा कर चुका हूँ, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी थी कवर, लेकिन हमने कोशिश की कि ऐसी चीज़ों पे डिस्कस किया जाए जो पहले नहीं हुई। और आई एम प्रीटी मच श्योर कि जो हमारे लिसनर्स हैं इनको फ़ायदा ज़रूर होगा इस पॉडकास्ट से। थैंक यू वेरी मच अगेन, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, जितनी भी डिस्कशन इस पॉडकास्ट में हुई है, एक चीज़ यहाँ पे अगेन बीच में भी 2-3 दफ़ा बोला है कि यहाँ पे हमने किसी किस्म की कोई कॉल नहीं दी, ना हमने ये कहा है कि ये वाला शेयर लें या ये वाला शेयर लें, ना ही हमने इस चीज़ पर डिस्कशन की है कि ये वाली टेक्निक पे आप अपनी ट्रेडिंग करें या इस टेक्निक पे करें।
सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि दुनिया में कहीं पे भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, पर्टिकुलरली अगर कोई टेक्निकल बिजनेस है लाइक स्टॉक एक्सचेंज, चाहे वो क्रिप्टो हो या कमोडिटीज़ हो, आपको सबसे पहले इसका नॉलेज लेना ज़रूरी है। अगर आप नॉलेज नहीं लेंगे तो बहुत हद तक चांसेस हैं कि आपकी जितनी भी सरमायाकारी है वो हर वक्त एक शेडी जोन में रहेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि एक प्रॉपर बिजनेस की तरह इसको किया जाए, आप चाहते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो 50 के बाद प्लान कर रहे हैं, अगर नहीं सीख सकते तो कोई मसला नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा कंसल्टेंट मौजूद हैं जो आपको SIP के ऊपर गाइड करते हैं, जो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर गाइड करते हैं। अपनी पूरी सरमायाकारी को दाव पे लगाने से बेहतर है थोड़ा सा उनको पे करके टेक्निकल एडवाइस ज़रूर ले लें। आई होप कि ये पूरी पॉडकास्ट आपको एक नॉलेजेबल सेशन ज़रूर लगा होगा। नॉलेजेबल सेशन लगा है तो इससे फ़ायदा उठाइए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।